नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे बेस्ट आर्टिकल्स को। तो आपको ऐसी न्यूज़ चाहिए ना सिर्फ जो आपके सैलरी, इनकम, एक्सपेंसेस या फिर आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू पर असर डाल सकते हैं। तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप ऐसी और वीडियोज़ अपने फीड में देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ ऐसे ही आर्टिकल्स को डिस्कस करना चाहते हैं। तो शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। एक ओवरव्यू भी ले लेते हैं आज क्या-क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल्स आज न्यूज़पेपर में कम है, मैं कहूँगा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो कम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं नहीं। गोल्डमैन सैक्स को लग रहा है कि अभी 19% अपसाइड आ सकता है दिसंबर 2025 तक गोल्ड में। तो 20% और मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट गोल्डमैन सैक्स। इसके बाद चाइनीज़ कार्स ट्राउंस कर रही हैं वन्स अनबीटेबल जापानीज़ राइवल्स। जापानीज़ कार्स ऐसी हैं जिन्हें अभी तक कोई ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी में बीट कर ही नहीं पाया है। चाहे आप यूरोपियन की बात करें, यूरोपियन कार्स भी नहीं टिक पाती हैं इनके सामने, ना ही टिक पाती हैं अमेरिकन कार्स। पेचेक पिंच हिट्स कंज्यूमर डिमांड। पेचेक पिंच, इस बार अगर आप डेटा देखेंगे ना, कंपनी के सबके रिजल्ट्स आ गए, क्वार्टरली भी, तो पिछले कुछ क्वार्टर्स के अगर आप रिजल्ट देखोगे तो पता चला है कि एम्प्लॉइज की सैलरी हाइक बहुत ही कम हुई है, कंपैरेटिवली सिंगल डिजिट में ही ग्रोथ रहा है। और उसकी वजह से क्या हुआ है, कंज्यूमर डिमांड भी कम हुआ है, चीजें भी कम बिक रही हैं। तो हम ये डिस्कस करेंगे आज। और एक एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड्स ऑन ट्रेड, इंडिया मस्ट एम टू अडाप्ट, कि इंडिया को एम करना चाहिए अडाप्ट करने के लिए। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए। हम डिस्कस करेंगे कैसे ये इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारी लाइफ को, ये भी हम साथ में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। गोल्डमैन सैक्स सीज 19% अपसाइड इन गोल्ड बाय दिसंबर 2025। गोल्डमैन सैक्स क्या है सबसे पहले मैं बता दूं, एमबीए, बीकॉम वगैरह के कॉमर्स के स्टूडेंट्स को तो पता होगा, काफी सारे साइंस के स्टूडेंट्स को भी पता होगा। गोल्डमैन सैक्स एक बहुत बड़ा बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड के बिगेस्ट बैंक्स में से एक है, इन्वेस्टमेंट बैंक भी है, काफी फेमस, एंड रिसर्च वगैरह भी पब्लिश करता है। दे आर ऑल्सो एनालिस्ट। तो इन्होंने एक अभी एनालिसिस डाला है जिसमें कहा है कि 19% हमें लगता है कि ग्रोथ आना चाहिए, अपसाइड है गोल्ड में बाय दिसंबर 2025, मतलब एक साल में 20% का रिटर्न आ सकता है। और गोल्डमैन सैक्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइसेस रीच करेंगे $3,150 पर आउंस। तो ये डॉलर्स में हम लोग देख रहे हैं इन अ बुल केस सिनेरियो। बुल केस क्या होता है मार्केट में, एक होता है हम बोलते हैं बुल और एक होता है बेयर। बेयर वो होता है जैसे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, अगर मार्केट नीचे जाती है तो बेयर मार्केट है। मार्केट अगर ऊपर चल रही है, शेयर मार्केट, चाहे क्रूड ऊपर जा रहा है, चाहे सोने का दाम ऊपर जा रहे हैं, तो वो बुल है, बुल मार्केट है। सोने के दाम नीचे जा रहे हैं, बेयर मार्केट है। शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, बुल मार्केट। शेयर मार्केट नीचे जा रहा है, बेयर मार्केट। तो दिसंबर 2025, मतलब अभी 2024 नवंबर चल रहा है, तो एक साल का ऑलमोस्ट इन्होंने टाइम फ्रेम लिया है और कहा है कि 19% का ग्रोथ आ सकता है। इनका कहना है कि मेटल्स जो है वो बहुत एक अच्छे हेज है अगेंस्ट स्टिकी इन्फ्लेशन एंड राइजिंग जियोपॉलिटिकल इशूज। मतलब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें कही है देखिए। इनका कहना है कि जो सोना है, ये हेज की तरह है। हेज क्या होता है? बेसिकली ऐसा जब आप समझ लो कि आपके पोर्टफोलियो के दाम नीचे चले जाएँ, तो एक ऐसी कोई चीज़ हो जिसका ऐसा कोरिलेशन हो कि जब पोर्टफोलियो नीचे जाए तो ये ऊपर जाए, राइट? उसे हम लोग पोर्टफोलियो में हेज बोलते हैं। वैसे ही आप इंश्योरेंस खरीदते हो, तो आप गाड़ी खरीदे हो 10 लाख की और उसके बाद प्रीमियम दे रहे हो लाख रुपए का, और क्या कह रहे हो कि अगर इस गाड़ी को कुछ हो गया, ठीक है, तो मुझे आप 8 लाख इसमें से वापस लौटा दोगे, 8 लाख मुझे दोगे। तो क्या होगा, ये एक हेज है इंश्योरेंस भी, बेसिकली आपके लॉस को कम करता है। ये तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अगर हेज ढूंढना है तो गोल्ड बहुत अच्छा हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट और जियोपॉलिटिकल इश्यूज के अगेंस्ट भी, क्योंकि जब वॉर का भी टाइम आता है तो आप देखते हैं गोल्ड के दाम हमेशा ऊपर जाते हैं और इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तब भी गोल्ड के दाम ऊपर जाते हैं। तो यहाँ आपका एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है गोल्ड जो आपको बचाएगा तब भी जब गोल्ड सॉरी तब भी जब करेंसी आपकी डिप्रिशिएट हो जाए, वॉर हो जाए, या और तब भी बचाएगा जब मार्केट में महँगाई दर बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, ठीक है? तो ये 2 सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे गोल्ड काफ़ी हमें मदद कर सकता है। इन्होंने कहा है कि अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस प्राइस राइज़ दे बिलीव विल बी फ्यूल्ड बाय हायर डिमांड फ्रॉम ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स। सबसे ज़्यादा डिमांड गोल्ड की कहाँ है? मैं बोलूँगा सेंट्रल बैंक्स। आप दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स देख लो, ठीक है? इंक्लूडिंग आरबीआई, और डेटा देखो कितना इन्होंने गोल्ड बाय किया है पिछले 3 सालों में। ये लोग लगातार गोल्ड बाय कर रहे हैं 3 साल से। चाइनीज़ जो सेंट्रल बैंक है, उनको आप देखो कितना वो गोल्ड बाय कर रहे हैं। तो इनको बोला जाता है कि दे आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल, ठीक है? इन्हें सब कुछ पता है आगे क्या होने वाला है, तो अगर ये इतना गोल्ड बाय कर रहे हैं, तो इट मेक्स सेंस कि आप इनको फॉलो करो, ठीक है? इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो $3000 का दिसंबर 2025 फ़ॉरकास्ट है उसको रखा है। स्ट्रक्चरल ड्राइवर रहेगा बुलिश फ़ॉरकास्ट का कि डिमांड्स होंगी सेंट्रल बैंक से, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बता ही दिया कि एक तो इन्फ्लेशन का डर है,
ये काफ़ी बड़ा मतलब मैं कहूँगा बूस्ट बन सकता है गोल्ड के लिए। जब भी इन्फ्लेशन का डर हो, तो गोल्ड की तरफ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि आज ये सोचिए रुपया ही है। रुपया ₹70 से कितना हो गया देखिए डॉलर के अगेंस्ट 70 से आ गया है कितना 84 पे 84.5 पे। अब आप ये सोचिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर उस टाइम पे अगर आप डॉलर होल्ड कर रहे होते, तो आपको इतना डेप्रिसिएशन नहीं झेलना पड़ता। लेकिन डॉलर तो आप रख नहीं सकते इतना सारा लेकर के, तो आप क्या करेंगे, आप गोल्ड खरीद लीजिए, राइट? क्योंकि गोल्ड को जब आप बेचते हैं ना, तो रुपए के उस पे नहीं, वो डॉलर के हिसाब से होता है, क्योंकि देखिए गोल्ड का जो प्राइस है, वो इंटरनेशनल लेट्स से $3000 अगर चल रहा है आउंस। अगर डॉलर यहाँ डेप्रिशिएट हो जाता है, तो रुपए के टर्म्स में आप एक तरीके से ऐसा समझिए कि आप डॉलर को ही होल्ड कर रहे हैं जब आपके पास गोल्ड है तो। क्योंकि ये आपके करेंसी रिस्क को भी बचा रहा है। रुपया अगर आज ₹40 भी हो गया लेट्स से डॉलर के अगेंस्ट सॉरी 40 तो नहीं होना चाहिए अगर आप गोल्ड बाय कर रहे हो। अगर 150 भी हो गया डॉलर के अगेंस्ट तो क्या हुआ? रुपया बेसिकली 50% नेगेटिव चला गया है, डेप्रिशिएट हो गया है। तो इसमें भी क्या होगा? अगर आपके पास गोल्ड है, तो एक्चुअली गोल्ड की वैल्यू डबल हो जाएगी यहाँ से 100% हो जाएगी, क्योंकि गोल्ड आप डिनोमिनेट करते हो किसमें? यूएस डॉलर्स में। तो सेंट्रल बैंक का बूस्ट और इन्फ्लेशन ये 2 चीज़ें इन्होंने रखी है, और साथ में इन्होंने जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी ऐड किए हैं इसमें, और इनका ये कहना है कि पॉलिटिकल फैक्टर्स इस तरीके से चल रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है कि लोग गोल्ड बाय करें और हेज करें अपने इन्फ्लेशन रिस्क को एटलीस्ट, और करेंसी रिस्क को भी ये कम कर सकते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस, यहाँ पे बात हो रही है क्रूड ऑयल के आउटलुक की। अब गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि क्रूड जो है ना, ये $70 से $85 के बीच में रहेगा, 70 टू $85 अगले साल। डिमांड ज़्यादा रहनी नहीं है। सप्लाई कैपेसिटी अभी भी एक्सेस है। जी। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो जहाँ पे जियोपॉलिटिक्स आ जाए, जहाँ 2 कंट्रीज़ सप्लाई डिस्टर्ब कर दें। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ अगर बंद हो जाए, तो जो नई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये रेज़ कर देगी रिस्क टू ईरान सप्लाई। गोल्डमैन सैक्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि ब्रेंट क्रूड जो है वो $100 तक जाएगा ऐसे सिनेरियो में, जो इसे खराब सिनेरियोज़ लग रहे हैं। एंड सो फार कैलेंडर ईयर की बात करें 2024 की, तो यहाँ पे लो रहा है $69 का, हाई रहा है $91 का, और हाई तभी गया जब हमने देखा कि इसकी सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है क्या? ईरान से लड़ाई हो सकता है क्या? तो ईरान से जब भी लड़ाई होने वाली हो, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, ये कहते हैं हम इसे बंद कर देंगे, जहाँ से दुनिया का सारा ऑयल ट्रैवल करता है और इंडिया आता है, ये सब यहीं से। और पूरी दुनिया भर में यहाँ से ऑयल हम लोग देखते हैं कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, तो यहीं से ट्रैवल करता है। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एवरेज जो है वो राइज़ होके $76 आएगा पर बैरल, विद अ $78 पीक इन जून। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इनका कहना है कि जितनी सप्लायर्स हैं, इनके पास ये सरप्लस है, तो ये सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है। डिमांड वीक है, डिमांड देखिए सबसे बड़ा डिमांड तो चाइना से ही आता है, तो वो भी यहाँ पे वीक नज़र आ रहा है हमें। एंड बाकी दूसरी कंट्रीज़ में भी कुछ ख़ास ग्रोथ है नहीं इस टाइम पे। तो ये इन्हें लग रहा है कि सॉलिड सप्लाई ग्रोथ रहेगा, अमेरिका से भी ओपेक प्लस सप्लाई भी जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे ऑयल के ऊपर कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, जो इम्पोर्टिंग कंपनीज़ हैं, और इंडिया के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया क्या करता है, ऑयल काफ़ी इम्पोर्ट करता है। ज़्यादा इम्पोर्ट बिल आने से डॉलर मजबूत हो जाता है रुपए के अगेंस्ट, हमें यहाँ भी नुकसान होता है। हमारा डेफ़िसिट काफ़ी इंक्रीज़ होता है, राइट? अगर जो ट्रेड डेफ़िसिट हमारा है, हमारा इम्पोर्ट बिल इतना बड़ा बन जाता है इसमें, तो काफ़ी हेल्प मिलती है इंडिया को, और इंडिया को ग्रोथ के लिए क्रूड ऑयल की बहुत ज़रूरत है, वो सस्ते दाम पे मिल जाए, तो ये इससे बड़ी और कुछ नहीं हो सकता है इंडिया के लिए। चाइनीज़ कार्स ट्राउंसिंग वन्स अनबीटेबल जापानीज़ राइवल्स। जापानीज़ कार्स ऐसी कार है ना, जिनको आप देखिए यूएस में बेस्ट सेलिंग कार्स कौन-सी है? देखिए टॉप 5 सेलिंग कार्स इन यूएस आप देखेंगे होंडा, टोयोटा, माज़्दा, ये सब कार्स वहाँ पे बहुत चलती है। जापानीज़ कार्स लोग बहुत पसंद करते हैं, और सेकंड हैंड मार्केट में अगर आप यूएस में जाते हैं और देखते हैं कि भई मुझे कार खरीदनी है, आप देखेंगे सबसे महँगी कार्स आपको जापानीज़ कार्स ही नज़र आएँगी। येस, वहाँ पर भी सेकंड हैंड जैसे इंडिया में है, आप इनोवा लेने जाइए सेकंड हैंड, आपको पता चल जाएगा कितनी महँगी है ये। कोई डेप्रिसिएशन ही नहीं लगता, नहीं 1-2 साल पुरानी वाली इनोवा पे, तो ऐसा हो गया है सिनेरियो। वैसे ही यूएस में है। यूएस में टोयोटा की कार्स पर आप देखेंगे डेप्रिसिएशन ही नहीं लग रहा है, लोग सेकंड हैंड खरीद रहे हैं आराम से। एंड जापानीज़ कार्स को भी, लेकिन अगर आप देखेंगे इस वक़्त चाइना का जो असॉल्ट है वर्ल्ड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे, ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है। जो जापान के नेशनल चैंपियंस हैं, ये सबसे बड़े विक्टिम बन रहे हैं किसके? चाइना की कार इंडस्ट्री के, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के। चाइना की अगर बात करें, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार मेकर है, जापानीज़ ऑटो मेकर्स आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं ये, और जो लोकल कंपीटिटर्स हैं, वो फ्लड कर रहे हैं शोरूम को विद वेव आफ्टर वेव ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इतनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहाँ पे हैं। जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, वो अब साउथ ईस्ट एशिया में जा रही है, रैपिडली गेन कर रही है ग्राउंड,
ठीक है? जो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है लेगेसी ब्रांड्स के लिए जैसे टोयोटा, होंडा, मित्सुबिशी इनकी यहाँ पूरी पकड़ रही है। अब ये सोचिए कि दुनिया की जो सबसे बेस्ट कार्स बनाने वाली कंट्री है जापान, अगर ये चाइना से कम्पीट नहीं कर पा रही है, तो ये चाइनीज़ कार्स अगर इंडिया आ गई, तो हमारी कंपनीज़ मुझे नहीं लगता है कि टिक पाएँगी। जापानीज़ ऑटो मेकर्स जो है इन्होंने सबसे बड़ा मार्केट शेयर लॉस सफ़र किया है, किसी भी कार मेकर के कंपैरिज़न में 2019 से 2024 के बीच में चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया में। अकॉर्डिंग टू एन एक्सक्लूसिव ब्लूमबर्ग एनालिसिस ऑफ सेल्स एंड रजिस्ट्रेशन डेटा। चाइना में अगर आप देखेंगे तो जितने भी 6 जापानीज़ ऑटो मेकर्स हैं ट्रैक्ड बाय ब्लूमबर्ग, उन्होंने अब यहाँ पे दे हैव सीडेड ग्राउंड। इवन टोयोटा का जो सेल्स और आउटपुट है वो प्लेट्यू हो चुका है, ग्रोथ ही नहीं हो रही है। साउथ ईस्ट एशिया में अगर देखेंगे जो लॉयल्टी है जापानीज़ मार्क की उसकी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ऑलमोस्ट एवरी कार in Indonesia as recently as 2019 was from the nation एंड चाइनीज़ ब्रांड्स जो हैं ये इस पूरे जो इनके मार्केट है, पेनिट्रेशन है इसको अब खा रहे हैं। थाईलैंड एंड सिंगापुर में स्पेशली अगर आप देखेंगे जापानीज़ कार मेकर्स जो हैं इनका शेयर 35% से 35% आ चुका है जो पहले 50% था। तो 15% इनका मार्केट शेयर खा गया है कौन? चाइना। टोयोटा जो दुनिया की सबसे बड़ी नंबर 1 कार मेकर है बाय वॉल्यूम, अभी भी अपना ग्राउंड होल्ड कर रही है कुछ सेगमेंट्स में जैसे पिकअप्स हो गए, पिकअप ट्रक्स हो गए। लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है ना वो बहुत ज़्यादा वरीइंग है एंड यहाँ पे देखेंगे कि कंपनीज़ जिन्हें कहा जाता था कि ये पायनियर्स हैं, इनएफिशिएंसी है और रिलायबिलिटी के। तो एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी के जो पायनियर्स थे टोयोटा, होंडा एंड मित्सुबिशी, यहाँ पे अब ये नज़र आ रहा है कि लोग इन्हें छोड़ कर के चाइनीज़ ब्रांड्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं। जो मार्केट शेयर लूज़ वो किया है ना इन्होंने एशिया में, यहाँ पे वैसे ही बड़ा एक पोटेंशियल स्लाइड एक्सपेक्टेड है यूरोप में एंड यूएस में। ऑल्दो चाइनीज़ ऑटो मेकर्स लार्जली ज़्यादातर पैसेंजर कार्स जो है वो नहीं बेचते हैं वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे प्यूनिटिव टैरिफ्स हैं। अगर आप देखेंगे यूरोप के बारे में मैंने काफ़ी डिस्कस किया है, कुछ महीने पहले ही इन्होंने कहा कि हम टैरिफ लगाएँगे चाइनीज़ ईवीज़ पर। जो भी चाइना से इंपोर्ट करेगा ईवी और 40% तक का इन्होंने यहाँ पे टैक्स लगा दिया है जिसकी वज़ह से ये सेव कर पा रहे हैं यूरोपियन कार मेकर्स को। तो यूरोपियन कार मेकर्स जो है ना हमारे ये वोल्क्सवैगन और वोल्क्सवैगन ग्रुप की भी जो कार्स हैं या मर्सिडीज़, ऑडी और जितनी भी कार्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स जो बना रही हैं, ये वहाँ की गवर्नमेंट की वजह से ही बची हुई हैं इस वक़्त। क्योंकि अगर वहाँ की गवर्नमेंट यूरोपियन यूनियन ने अगर ये 40% का टैरिफ हटा दिया, तो मुझे तो नहीं पता कि ये चाइनीज़ कंपनीज़ क्या करेंगी इन कंपनीज़ का एंड क्या ये कुछ कर भी पाएँगे मतलब उसके अगेंस्ट कोई प्रोडक्ट लॉन्च करके कुछ काम कर पाएँगे भी या नहीं? नोबडी कैन टेल ऐसा सिचुएशन है, इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है दोनों की कार्स में। तो एज़ अ ग्रुप the Japanese car makers have been slow to shift to fully electric cars. Yes, जापान स्लो रहा है काफ़ी फुल्ली इलेक्ट्रिक कार्स तो इनकी दिखती नहीं है मुझे लॉन्च होती हुई एंड इसकी वजह से काफ़ी इन्हें नुकसान हो सकता है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है एंड क्योंकि आस-पास जो लोग हैं वो कटिंग एज बैटरी टेक्नोलॉजी बना चुके हैं, स्मार्ट सॉफ्टवेयर बना चुके हैं और जापान को अभी ये सब कुछ करना है। साउथ ईस्ट एशियन रीजन में देखेंगे अगर तो बिज़ी स्ट्रीट्स और हाईवेज़ पे जहाँ निसान, माज़दा, मार्क्यूज़ जो थे ये डोमिनेट करते थे ग्रिल और बैजेस के साथ। टोयोटा का जो एंड्योरिंग एज था साउथ ईस्ट एशिया में, अब वो प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर आप देखेंगे, जो इन्होंने इतना बढ़िया बनाया प्रोडक्शन कैपेसिटी को, जो इतना बढ़िया मार्केट बनाया, गैसोलीन कार से पूरे मार्केट को कैप्चर किया, कहीं न कहीं ईवी रेवोल्यूशन आने के बाद, ये अब हमें नहीं टिकता हुआ दिखेगा। तो मेरे ख्याल से मेरा यही कहना है कि मुझे लगता है गैसोलीन कार्स जो और ट्रेडिशनल आईसी कार्स हैं, वहाँ पर तो चाइनीज़ कार्स को कोई पूछने वाला भी नहीं है। बट जहाँ ईवी की बात आती है, येस, चाइना हैज़ टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। सो लेट मी नो योर ओपिनियन। अभी इंडिया में अगर ये चाइनीज़ कंपनीज़ लेट्स से किसी भी तरीके से जैसे एमजी और जेएसडब्ल्यू ने पार्टनरशिप किया है। अगर इस तरीके से पार्टनरशिप करके इंडिया आती हैं चाइनीज़ कार्स, तो क्या गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे? या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर वहाँ से वो टेक्नोलॉजी ईवी की इंडिया आ रही है, तो क्या हमें उस पे ध्यान देना चाहिए? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा गवर्नमेंट के लिए भी क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में पूरा धूम मचा दिया है, वैसे ही वो इंडिया भी ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। पेचेक पिंच हिट्स कंज्यूमर डिमांड। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग किस चीज़ की? सैलरी इंक्रीमेंट की। जो स कंज्यूमर डिमांड है ना इंडिया में, वो कम हुआ है। हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं कि कंज़्यूमर डिमांड थोड़ा-सा कम हुआ है रीसेंट क्वार्टर्स में एंड इसका एक रीज़न बताया जा रहा है डी-एक्सेलरेशन इन सैलरी एंड वेज ग्रोथ अक्रॉस कॉर्पोरेट इंडिया। कॉर्पोरेट इंडिया जो कंपनीज़ हैं इस बार हमारी, इन्होंने जो सैलरी इंक्रीमेंट किया और वेज इंक्रीमेंट किया है, वो बहुत ज़्यादा इनका कहना है कि इम्पैक्ट कर रही है कंज़्यूमर डिमांड को क्योंकि वो कुछ ख़ास नहीं रही है।
लिस्टेड कंपनी जो हैं वो अभी वेज ग्रोथ रिपोर्ट कर रहे हैं लो सिंगल डिजिट में और शार्प डिपार्चर है डबल डिजिट इंक्रीजेस से जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक दिख रहा था कि डबल डिजिट ग्रोथ है, अब सिर्फ सैलरी सिंगल डिजिट में बढ़ रही है ऑन एन एवरेज। तो नेट सेल्स ग्रोथ है कंज्यूमर गुड्स कंपनीज के लिए वो क्लोजली ट्रैक कर रहा है ग्रोथ इन सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंसेस ऑफ लिस्टेड फर्म्स। इसकी वजह से क्या है जो करंट ट्रेंड है वो एक पोटेंशियल ड्रैग बन गया है ब्रॉडर कंजम्पशन पर। मतलब हिस्टोरिकली नेट सेल्स ग्रोथ जो रही थी कंज्यूमर गुड्स कंपनी की वो ट्रैक करती थी ग्रोथ इन सैलरी को। सैलरी अगर डबल डिजिट ग्रो कर रहा है तो इनके जो सेल्स हैं वो भी बहुत बढ़िया ग्रो करते थे और वेज एक्सपेंसेस अगर ग्रो कर रहे हैं कंपनीज के, जैसे एक कंपनी है इस बार अगर वो 20% ज्यादा स्पेंड कर रही है वेजेस पे, तो हम देखेंगे कि इस बार कंज्यूमर गुड्स कंपनीज के शेयर प्राइस में और सेल्स में बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार ये सैलरी इंक्रीमेंट्स हमें नहीं देखने को मिली हैं अक्रॉस वेरियस सेक्टर। ऐसा कोई एक सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट इंडिया की, ठीक है। अगर जुलाई सितंबर क्वार्टर को अगर आप देखेंगे तो कंबाइंड जो सैलरी और वेज एक्सपेंसेस थे 3515 साढ़े 3,000 लिस्टेड कंपनीज के, वहां 7.7% की ग्रोथ आई है जो पहले थी 14.2%। तो सैलरी इंक्रीमेंट जो है वो 50% ही अब रह गई है पिछले साल से अगर आप देखेंगे। और ये रिप्रेजेंट करता है स्लाइट इंप्रूवमेंट फ्रॉम 7.2% ग्रोथ सीन इन Q1 FY25। इट मार्क्स थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ सिंगल डिजिट अपटेक। तो ये एक्सपेंसेस जो थे ये डबल डिजिट ग्रो कर रहे थे 11 स्ट्रेट क्वार्टर तक, लेकिन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला कि यहाँ पर ये अब काफी नीचे जा चुके हैं। टोटल सैलरी वेजेस एक्सपेंसेस लिस्टेड कंपनीज के थे बढ़कर ये हो गए 3.696 ट्रिलियन रुपीस, जो अप है फ्रॉम 3.68 ट्रिलियन अ ईयर अगो एंड 3.88 ट्रिलियन इन Q1 FY25। जो स्लो डाउन है सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंसेस में ये पर्टिकुलरली एविडेंट है कुछ सेक्टर्स में, जैसे कि आईटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सेक्टर। ये जो BFSI है ना, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, और इसके अलावा क्या है हमारा आईटी, ये दो सेक्टर्स हैं। यहाँ पे हमें कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा कट देखने को मिला है पहले से। जैसे मेजर आईटी सर्विस एक्सपोर्टर्स हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़। इन्होंने रिपोर्ट किया है सिर्फ 4.9% ईयर ओवर ईयर इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयी कॉस्ट, दैट्स इट। इनका कॉस्ट 4.9% बढ़ा है, दैट मीन्स इस बार इंक्रीमेंट अच्छी नहीं हुई है, जो पहले था 9.5%। और जो सेक्टर है ये अकाउंट करता है 29% ऑफ ओवरऑल वेज बिल। जो लिस्टेड कंपनीज का 29% वेज बिल है वो एक्चुअली आईटी कंपनीज के शेयर में आता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो स्लो डाउन है एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में अक्रॉस दी कॉर्पोरेट्स, वो आईटी सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। बीएफएसआई में भी हमें काफ़ी डीएक्सेलेरेशन देखने को मिल रहा है। 7 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स थे जहाँ डबल डिजिट ग्रोथ थी। इन कंपनीज ने अपना कंबाइंड सैलरी वेज एक्सपेंस देखा बढ़ते हुए 8.1% से, सिर्फ ईयर ऑन ईयर Q2 FY25 में। जो पहले 27.3% था अ ईयर अर्लियर, अब सिर्फ 8.1% है। तो ये दोनों मिलाकर अगर आप देखोगे, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस प्लस आईटी, 51.3% टोटल सैलरी जो खर्चा है वो यही करते हैं। हमारे टोटल 3500 लिस्टेड कंपनीज जो इन्होंने निकाला और जो टोटल कॉर्पोरेट सैलरीज का जो डेटा है उसमें से। तो जो स्लो डाउन हुआ है वेज ग्रोथ में कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स में, ये काफी पैल्पेबल है। एफएमसीजी कंपनीज इंक्लूडिंग जैसे आप देख लो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी है, नेस्ले इंडिया है, कोलगेट है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ है। यहाँ पे नेट सेल्स ग्रोथ इनकी रही है 6.6% ईयर ओवर ईयर, और ये 6 स्ट्रेट क्वार्टर है सिंगल डिजिट एक्सपेंशन का, सिर्फ सिंगल डिजिट एक्सपेंशन हो रहा है। ऑल्दो ये 6th क्वार्टर है सिंगल डिजिट एक्सपेंशन का, तो इसका मतलब ये भी है कि सैलरी ग्रोथ भी कुछ ऐसा नहीं था कि सैलरी ग्रोथ इन्हें इतना इम्पैक्ट कर रहा था कि ये बहुत बढ़िया कर लें। बट येस, सैलरी ग्रोथ जब से स्टेबलाइज़ हुआ है, कहीं न कहीं इनकी ग्रोथ जो बहुत अच्छी हो सकती थी, मे बी वो ना हुई हो, बट वी नीड मोर रिसर्च ऑन दिस। देखिए ये जो आर्टिकल है ना, ये ऐसा नहीं कि बहुत ही कोई वेल रिसर्च बहुत बड़ा आर्टिकल है, ठीक है? यहाँ कोरिलेशन हो सकता है डायरेक्टली बहुत ज़्यादा ना हो। ये तो लॉजिकल है कि यार सैलरी ग्रोथ कम है, तो हो सकता है कि थोड़ी ग्रोथ कम रहेगी। लेकिन क्योंकि ये कह रहे हैं कि पास्ट 6 टू 7 क्वार्टर्स से ऐसे ही रहे हैं एफएमसीजी कंपनीज़ में भी कि इनकी डिमांड थोड़ी सुस्त रही है, सिंगल डिजिट ही रही है। तो हमें देखना होगा कि अपर सिंगल डिजिट रही है, लोअर सिंगल डिजिट रही है, ताकि हम समझ पाएँ कि सिर्फ कोरिलेशन है या कॉज़ेशन भी है यहाँ पर। ऑटोमोटिव सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा। लिस्टेड ऑटोमेकर्स ने नेट सेल्स देखा है जहाँ पे सिर्फ 2% की ही ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर, शार्प ड्रॉप हुआ है 23.7% से। लेकिन ये जो पेंट अप डिमांड हमने पढ़ा था, ये भी एक चीज़ है कि कोविड के टाइम से अगर आप देखेंगे 2-3 साल लोगों ने ना कार नहीं लिया।
ठीक है? या पोस्टपोन कर दिए अपने प्लान्स। तो उन्होंने अब ये पेंट अप डिमांड को खत्म किया, लोगों ने कार ले लिया, तो अब नॉर्मलाइज़ यार कार इंडस्ट्री थोड़ी ना 25% के सीएजीआर से ग्रो करेगी। कोई भी ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि नॉर्मलाइज़ होना ही होना है और ये खुद कहा है मारुति के चेयरमैन का भी ये कहना है कि जो पेंट अप डिमांड है, अब खत्म हो चुका है। आगे जो सेल्स ग्रोथ होंगी वो नॉर्मलाइज़ रहेंगी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करते हैं, रिटेल कंपनीज़ जैसे हैवेल्स, वोल्टास, बजाज इलेक्ट्रिकल, एवेन्यू सुपरमार्केट, ट्रेंट, इन्होंने 16.8% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ दिखाया है नेट सेल्स में। इम्प्रूवमेंट हुई है ओवर 12%, लेकिन ये डी-एक्सेलरेशन है फ्रॉम 21.4%। तो जो स्लो डाउन है कंज्यूमर स्पेंडिंग में, जो पैसा कम खर्च कर रहे हैं लोग, वो पार्टली एट्रिब्यूट किया जा सकता है टू स्लोअर ग्रोथ इन एम्प्लॉयी एक्सपेंसेस, सेज मदान फडणवीस, चीफ इकोनॉमिस्ट एट बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड दिस इज एन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कि हम पार्टली बोल सकते हैं कि थोड़ा स्लोअर ग्रोथ है एम्प्लॉयी एक्सपेंसेस में कंपनीज के, तो इसका मतलब कि एम्प्लॉयज को सैलरी कम मिली है, ग्रोथ कम हुई है एम्प्लॉय की इनकम की। तो कंपनीज क्योंकि कटबैक कर रही है सैलरी हाइक्स पे, हायरिंग पे, तो इनकम ग्रोथ यहाँ पे हिट ले रहा है और डैम्पनिंग, इससे कंजम्पशन डैम्पनिंग भी हो रही है, कंजम्पशन कम हो रहा है। राइजिंग रिटेल इन्फ्लेशन रीसेंट मंथ्स में जो है, इसने कंपाउंड कर दिया चैलेंज और बढ़ा दिया है रिटेल इन्फ्लेशन ने। अभी हम इन्फ्लेशन डिस्कस कर रहे थे, इस बार डेटा आया, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा आ गया, हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे। इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट था वो 6.21% हो गया एनुअली। डेटा कब का है ये? अक्टूबर का। और पहले कितना था प्रीवियस मंथ में? 5.49%। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है, इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे जा रहे हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पे ये फूड इन्फ्लेशन ने परेशान कर रखा है हमें। तो ये भी एक कंसर्न है कि इन्फ्लेशन भी, महँगाई भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि एक तो लोगों की सैलरी कम हो रही है और महँगाई भी बढ़ रहा है, तो बिल्कुल डबल व्हामी है ये लोगों के लिए। एंड वीक कंज्यूमर डिमांड आगे रहेगा, अगर चीज़ें भी इतनी महँगी रहेंगी और साथ में लोगों की सैलरी भी नहीं बढ़ेंगी। स्टैंडर्ड्स ऑन ट्रेड इंडिया मस्ट एम टू अडॉप्ट। न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ना रिज्यूम करने वाले अपने नेगोशिएशंस को ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड जितनी भी कंट्रीज है ना, उनके बीच में ये एफटीएस होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, जहाँ पे ये डबल टैक्सेशन और ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है, कुछ कुछ स्पेसिफिक आइटम्स देखते हैं कि हम ये इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस पे ड्यूटीज टैक्स वगैरह फ्री करते हैं, कंप्लायंस को कम कर देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कम कर देते हैं, काफी स्मूथ कर देते हैं ट्रेड्स एक दूसरे के बीच में, टैक्सेशन को भी सिंप्लीफाई करके। तो बोथ कंट्रीज हैव बीन नेगोशिएटिंग टू अराइव म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट। 2022 से कोशिश कर रहे हैं कि ये एफटीए साइन कर दे। और मैं बताऊं आपको कि इस बार जो इलेक्शन हुए हैं ना, ब्रिटिश ये इधर यूके में, तो यहाँ पे इनके मैनिफेस्टो में लिखा था दोनों पार्टीज के कि इंडिया के साथ ये एफटीए फाइनलाइज करेंगे और एफटीए साइन करेंगे। तो इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रोग्रेस आया है रिसेंट मंथ्स में, वो रुक गया था क्योंकि इलेक्शंस आ गए दोनों कंट्रीज में, इंडिया में भी आए और फिर यूके में भी इलेक्शंस आ गए। और सिंस इंडिया जो है वो मेंबर नहीं है मेजर रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स का, तो ये बहुत क्रूशियल है इंडिया के लिए कि जो अभी चल रहे हैं ना ऑनगोइंग नेगोशिएशंस है हमारे, उनको हम यूज़ करें ताकि नई अपॉर्च्युनिटीज़ की तरफ जा सकें, नए मार्केट्स को एक्सेस कर सकें चीज़ें बेचने के लिए, और अपने आप को ग्लोबली हम इंटीग्रेट कर पाएँ पूरी दुनिया के साथ। लेकिन जो डेवलपमेंट है, जो अभी तक आई है, इससे लग तो नहीं रहा कि ये बड़ा ईज़ी है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो एड्रेस करने पड़ेंगे दोनों साइड्स पे। जैसे इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि मोबिलिटी इंक्रीज़ हो स्किल्ड लेबर फोर्स की, ठीक है? और यूके जिसके पास स्ट्रॉन्ग सर्विसेज सेक्टर है, वो भी चाहता है कि उसको इंडियन मार्केट्स के लिए एक्सेस मिले, बिसाइड्स लो टैरिफ्स ऑन रेंज ऑफ गुड्स। लेकिन बड़े-बड़े इम्पेडिमेंट्स हैं, मतलब रास्ते में बहुत सारे रोड़े आ रहे हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट एंड लेबर स्टैंडर्ड्स वाली चीज़ें हैं, जो कि यूके के एजेंडा में काफ़ी ऊपर है। इसके अलावा कुछ जो है इनमें से दे हैव टू बी एड्रेस्ड आल्सो इन नेगोशिएशंस, जैसे कि एफटीए विद यूरोपियन यूनियन। इसका यूरोपियन यूनियन का भी यहाँ पे पेच है। यूरोपियन यूनियन इस प्रोसेस में है अभी कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, सीबीएम। और आइडिया ये है कि हम चेक करेंगे कार्बन लीकेज, ठीक है? एंड ये इनिशियली अप्लाई होगा टू प्रोडक्ट्स जहाँ हाई कार्बन डेंसिटी है, मतलब जो ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं। हाई कार्बन डेंसिटी मतलब सीमेंट, आयरन, स्टील, फर्टिलाइजर, एल्यूमीनियम, ये सारे सेक्टर ना काफ़ी ज़्यादा कार्बन एमिट करते हैं। CO2 काफ़ी ज़्यादा एमिशन होता है इसमें। तो आप अगर ऐसे प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ईयू यहाँ पे ट्रैक करेगा कि आपने कितना कार्बन इम्पोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, ठीक है? प्रोडक्ट्स के ज़रिए। तो यूके भी इम्प्लीमेंट करना चाहता है सिमिलर एनवायरमेंटल नॉर्म्स, तो कुछ एनवायरमेंटल और लेबर स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये पोज़ कर सकते हैं चैलेंजेस टू कंक्लूडिंग मीनिंगफुल एफटीएस। तो ये जो सच स्टैंडर्ड्स हैं, ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी इन्हें देखा जाता है डेवलपिंग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मल्टीपल लेयर हैं कि कैसे ग्लोबल ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम्स जो हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं, और इससे क्या होगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगा।
और ऐसे स्टैंडर्ड्स अगर आप लगा दोगे अलग-अलग लेवल्स पे, तो ये इंडिकेट करेगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ बना रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से खाली करना चाह रहे हैं काम और रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इम्पोर्ट नॉन टैरिफ बैरियर से। जैसे कि अब मैं ऐसा रूल बना दूँ कि आप ना ये जो पॉल्यूशन वाली चीज़ें हैं, इस पे लेट्स से आप नहीं कर सकते हो, इतना ही इम्पोर्ट कर सकते हो। तो मैं टैक्स नहीं लगा रहा हूँ, ये टैरिफ नहीं है, ये नॉन टैरिफ बैरियर है। ये बैरियर ही है, लेकिन टैक्स के थ्रू नहीं, दूसरे रेगुलेशंस के थ्रू मैंने लगा दिया है। सीबीएम आर्ग्युएबली ये एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज़ भी जो है, इसके भी अगेंस्ट जाता है। बेसिकली ये रिस्पांसिबिलिटीज़ डाल रहा है कि भई आप जो है एज़ अ डेवलपिंग कंट्री आप बिल्कुल क्लीन तरीके से चीज़ें प्रोड्यूस करो, ये करो, वो करो। अब वी नो दैट इलेक्ट्रिक कार देखो ना कितनी महँगी है। अगर इतना आसान होता ग्रीन एनर्जी पे काम कर लेना तो सारी कंट्रीज़ पहले डेवलप्ड कंट्रीज़ करना शुरू करें, राइट? तो उनके पास तो काफ़ी पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए बट ये वन साइडेड हो जाएगा और काफ़ी अनफेयर हो जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने हिस्टोरिकली कंट्रीब्यूट किया है सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशंस में और अब एक्सपेक्ट करिए कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो खूब स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें और तब अपने डेवलपमेंट को आगे लेकर जाएँ। तो ये जो डिबेट है ये इसलिए है कि क जो सच मैकेनिज़म्स हैं जो डब्ल्यूटीओ रूल्स के साथ कंप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि डब्ल्यूटीओ का जो डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़्म है वो बिल्कुल डिसफंक्शनल है, वो काम नहीं करता। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन आई होप सबको पता होगा और ये जो कुछ कंसर्न्स हैं ऐसे वो अनएड्रेस्ड रहते हैं इसीलिए। तो पॉलिसी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो इवॉल्विंग ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है इंडिया में, इंडिया के जो ऑप्शंस हैं वो दे आर वर्थ डिबेटिंग। एक तो इंडिया को अनडाउटेडली अपना पोज़ीशन रख देना चाहिए आगे नेगोशिएशंस में कि भई मैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। पॉल्यूशन ये वो ठीक है, आपने 100 साल पूरा पॉल्यूशन किया है, अब हमें आप कह रहे हो कि हम ना करें, हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं जिनका हमें पेट भरना है, उन्हें एनर्जी चाहिए और फूड चाहिए, ठीक है? लेकिन ये इनफ नहीं है। अगर हम रिटेलिएटरी टैरिफ रखेंगे लेट्स से अगर कि हम भी आप पे टैरिफ लगा रहे हैं, तो ये भी कोई एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं है एंड इससे बेनिफिट नहीं होने वाला लॉन्ग रन में। इंस्टेड अगर आप ट्रेड एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं, तो इंडिया को क्या करना होगा, प्रिपेयर करना होगा अपने आप को। अनाउंस किया गया था बजट में कि गवर्नमेंट जो है कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करेगी कस्टम ड्यूटी रेट्स का, जितने भी अभी कस्टम ड्यूटी रेट्स हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे, लेकिन कुछ प्रोग्रेस के बारे में अभी अपडेट आया नहीं है। गवर्नमेंट डोमेन एक्सपर्ट्स से भी काफ़ी हेल्प लेने की कोशिश कर रही है इस एक्सरसाइज में और जो लोअर टैरिफ्स हैं, वो हेल्प करेंगे इंडिया को इंटीग्रेट करने के लिए अपने ग्लोबल वैल्यू चेन्स को। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स 70% ऑफ जो ग्लोबल ट्रेड्स हैं वो वैल्यू चेन से होता है और इंडिया को एम करना चाहिए कि वो लेबर और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स थोड़े इंप्रूव कर ले। थोड़ा कार्बन इंटेंसिटी फॉर इंस्टेंस थोड़ा-सा अगर हम कम कर लेंगे तो हमारे भी बेनिफिट के लिए है, थोड़ा पॉल्यूशन कम होगा। अब देखिए किस तरीके से हमारी नदियाँ जो हैं वो डेड हो गई हैं कितनी सारी। हवा ऐसी हो गई कि साँस लेना बिल्कुल स्मोक करने के बराबर है। तो ये सब चीज़ें से तो इंडिया को भी देखिए काफ़ी फ़र्क पड़ता है, राइट? अब अगर आप दिल्ली में जाके और एक और प्लांट खोल दोगे आउटर एरिया में दिल्ली के आस-पास ही, तो उससे और पॉल्यूशन क्रिएट होगा। तो इट्स नॉट वेरी गुड जब वहाँ ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन है। तो जो इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 2% है अभी, तो हम अभी कुछ डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। तो इस टाइम पे हमें अडैप्ट करना होगा और जब हम बड़े हो जाएँगे, जब हमारा शेयर बड़ा होगा, तब हम दूसरों को अडॉप्ट कराएँगे अपने तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर ऐसी वीडियोज़ आप रोज़ देखना चाहते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।